Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी में अब हम ऑलमोस्ट कंक्लूसिव पार्ट में आ चुके हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स का काम बाकी है। टॉपिक्स जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में होते हैं सभी खत्म होने वाले हैं। अब जो हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं वो जो कि बेस थियरम का एप्लीकेशन है। बेस थियरम पहले हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, फिर हम थियरम को भी ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट में लेक्चर नंबर 7 में जो हमने ऑब्जर्व किया था कि मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे यूज़ किया जाए, पहले हम जो भी बॉक्स या अर्न्स होती हैं उनको A1 A2 देते हैं। उसके बाद जो भी आपको कलर्स के बॉल या जो भी सिलेक्ट करना है उसे B या D नाम देना है वो देते हैं। उसी फॉर्मेट में आज आगे बढ़ेंगे। उससे जस्ट एक कदम आगे जाना है और वो होता है हमारा बेस थियरम। ठीक है, तो पहले मैं सम करूँगा, सम करवाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले जो हम सम देखने वाले हैं वो है सम हमारा 44। ठीक है, सम नंबर 44 को हम ऑब्जर्व करेंगे। एग्जाम्पल्स सभी इजी ही होते हैं, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रॉपरली काम किया जाए, होमवर्क अगर आप सब कर रहे हो साथ में तो कोई कष्ट नहीं होता। तो 44 का एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेज नंबर है 91, जिसमें हमें बताया गया है दैट 3 मशीन्स इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 20%, 50% एंड 30% ऑफ द आइटम्स डेली। यानी 3 मशीन है जिनका मैन्युफैक्चरिंग का परसेंटेज दिया गया है। उसके बाद दिया है द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ दीज मशीन्स आर रिस्पेक्टिवली 3, 2 एंड 5। ठीक है, यानी 2 चीज़ें दी गई है हमें। पहले तो मशीन्स दिए गए। सबसे पहला काम हम करेंगे कंसिडर, नामकरण करेंगे मशीन्स का नामकरण। कंसिडर A1 इज इक्वल टू आइटम प्रोड्यूस्ड या आइटम मैन्युफैक्चर्ड के बाय मशीन ए। ये हमारा नामकरण करना है, नोटेशन के लिए जरूरी है। जैसे हम आगे कहते थे बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड, उसी तरह से जो भी डेटा दिया जाए उसमें हम पहले लिखेंगे आइटम मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड। इस सम के लिए कहे तो अगर बाय मशीन बी, एंड तीसरा मशीन भी है आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड। 3 मशीन के हम नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, पहले मशीन को हम ए कह रहे हैं, दूसरे मशीन को हम बी कह रहे हैं, तीसरे मशीन को हम कह रहे हैं सी। ठीक है, तो ये ए बी सी नामकरण कर दिया है। ठीक है, देन उसके बाद उसमें से क्या मिल रहा है, चीजें डिफेक्टिव मिल रहा है। तो हम एक इवेंट और भी डिफाइन कर लेंगे डी। ये नोटेशन जो है वो कॉमन रहेगा हमारे ऑलमोस्ट 6-7 एग्जाम्पल से सभी के लिए। खास याद रखना है, वेरी 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 मोस्ट IMP मेथड है। ज़्यादातर एग्जाम में 99% इसका एक सम दिखता ही है। लास्ट लेक्चर और ये मिला के ऑलमोस्ट मेथड 90% सेम है। 10% नया पार्ट है जो बनाता है इसे बेस थियरम। ठीक है, इस पार्ट के बाद हमें जो डेटा दिया है उसे हम अज्यूम करते हैं। हमने ये डी क्या लिया तो वो अभी बता रहे, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स ऑफ दीज मशीन्स आर रिस्पेक्टिवली 3, 2 एंड 5। ठीक है, यानी डी यानी हम क्या कहेंगे, डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें से आपको कुछ डिफेक्टिव आइटम भी मिलेगी। अब जो है डेटा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नोटेशन में, यानी जो प्रोडक्शन का रेशियो दिया गया है, पहले 3 मशीन्स इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली 20%, 30%, 50% एंड 30% आइटम डेली। तो वो हम मेंशन करेंगे। हियर इट इज गिवन दैट आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय, जो नामकरण हमने सपोज किया है बाय, वो हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। मशीन्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली, थोड़ा सा ये सपोजिशन करना पड़ता है, वो हमने पहले नामकरण कर दिया। रिस्पेक्टिवली क्या दिया गया है, दैट इज 20%, 50% एंड 30%। अब जब परसेंटेज दिए जाते हैं तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। देयरफॉर P ऑफ A1 इज इक्वल टू 20%, उसे हम लिख सकते हैं 0.20। P ऑफ A2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 50% यानी कि 0.50, एंड P ऑफ A3 इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं 30%। अब यहाँ पे इसका टोटल हमेशा 1 ही होगा। जब भी 2 चीज़ें दी जाए, 3 मशीन्स दिए जाए तो टोटल इनका 1 होना चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। फिर जो दूसरी डिटेल दी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। थोड़ा सा ध्यान रखना है,
मैं एक के बारे में समझा देता हूं और बाकी में हम लिख देंगे सीधा ही। पहले के लिए मैं कहता हूं द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। सपोज पहले मशीन के लिए उन्होंने वैसे तीनों का साथ में दिया है, मैं खाली पहले के लिए बता रहा हूं। मशीन ए इज 3। अब ये 3 जो है वो उसके आगे उन्होंने वर्ड लिखा है परसेंटेज। अब इसका नोटेशन क्या होगा, ठीक है, यानी सबसे पहले डिफेक्टिव चीजें सीधी तो आती नहीं, हमने यहाँ पे क्या बोला, परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम, यानी हमें डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी मिली हुई है यहाँ पे, ठीक है, बट कौन से मशीन में से वो प्रोड्यूस हुआ होगा, ए में से, यानी वी विल राइट इट एज it is nothing but probability of defective item when it is produced by machine A, यानी ये होगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये खास ध्यान रखना है, और वो होगा 3%। मैं नोटेशन के साथ लिख रहा हूँ, यानी 0.03, ठीक है। सिमिलरली बाकी दोनों के लिए मैं सीधा लिखने वाला हूँ, उसमें मैं नोटेशन ही लिख रहा हूँ सीधा, P of D when A2 has happened, यानी वो परसेंट हमें दिया हुआ है, उन्होंने लिख के बताया हुआ है, दैट इज गिवन एज 2%, यानी कि 0.02 होगा। और तीसरे के लिए बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन सी, यानी तीसरा मशीन, और वो है हमें दिया गया है 5%, ठीक है, यानी ये होगा 0.05। सो इतना काम जो है अगर आपका रेडी हो जाए, फिर हम इनका एक जॉइंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये जो डिटेल है वो इस तरह से ना लिखे और सीधा हम टेबल में रिप्रेजेंट करें तो भी चलता है, यानी आई कैन राइट इट एज P of A1 विच इज 0.2, P of A2 विच इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 विच इज 0.3। फिर हमें जो अभी अभी तीनों पार्ट मिले उनको मैं साथ में लिख रहा हूँ, डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम मशीन फर्स्ट, फ्रॉम मशीन सेकेंड एंड फ्रॉम मशीन थर्ड, ठीक है। वो वैल्यूज जो हमारे पास है उसे भी लिख देते हैं, P of 0.03, then 0.02 and 0.05, ठीक है। अब याद दिलाता हूं मैं आपको, अगर हमें ऐसा बताया जाए कि मशीन A1 सिलेक्ट किया है, उसमें से डिफेक्टिव चीजें, ये पार्ट हमें अगर यूज करना है तो लास्ट में हम कहते थे, मैं पुराना फॉर्मेट पहले समझा देता हूं आपको, प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड। और प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड का मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग होगा P of D। अभी तक का जो पार्ट चल रहा है वो मैं आपको पुरानी मेथड के हिसाब से ही करवा रहा हूँ। P of D कैसे मिलेगा, आइदर इट इज फ्रॉम फर्स्ट मशीन, आइदर इट इज फ्रॉम सेकेंड मशीन एंड अदर इट इज फ्रॉम द थर्ड मशीन, यानी फर्स्ट मशीन सिलेक्टेड एंड डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड, और सेकेंड मशीन इज सिलेक्टेड एंड डिफेक्टिव आइटम इज ऑब्टेन्ड, और थर्ड मशीन इज सिलेक्टेड एंड उसमें से हमें डिफेक्टिव आइटम मिलती है। और याद होगा हम इसे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर चुके हैं, P of A1 into P of D when A1 has happened, P of A2 into P of D when A2 has happened, and P of A3 into P of D when A3 has happened। ये पार्ट तो हमें पता ही है, इतना पार्ट तो हम आगे कर ही चुके हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। और अब जो है आपकी आंखों के सामने ये सभी रेडी है, ठीक है। P of D पहले सम के अंदर ये मैं लिख के यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, बाकी के एग्जांपल्स में हम ये टेबल में सीधा लिखेंगे, यानी टेक्निकली वी आर सेइंग P of A1 into P of D when A1 has happened। तो ये पूरा पहला हिस्सा A मशीन में से डिफेक्टिव चीज़ें मिलने की प्रोबेबिलिटी आपको सीधी मिलेगी 0.2 into 0.03, तो वो मैं लिखने वाला हूँ 0.006, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे के लिए 0.5 into 0.02, तो वो मुझे मिलेगा P of A2 into P of D when A2 has happened, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.01। एंड तीसरे में 0.3 into 0.05 करते हैं तो वो मुझे मिलेगा P of A3 into P of D when A3 has happened, उसका प्रोडक्ट मिल रहा है 0.015। यानी टेक्निकली ये चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे साथ में, ये पहला हिस्सा जो मैंने वहाँ पे सीधा लिखा है, बाद में हम सीधा ही लिखेंगे। दूसरा हिस्सा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5 into 0.02, जिसका प्रोडक्ट आया 0.01, ठीक है। तो ये नीचे ना लिखो और सीधा टेबल में लिखते हो तो भी चलेगा।
फर्स्ट एग्जाम्पल है इस मेथड का, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही कहा हुआ है। सो लास्ट जो आंसर आया वो है 0.015, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम हमारे पास रेडी हो जाएगी। यानी ये जो सम है अब तक का हिस्सा है, मैंने पूरा क्वेश्चन जानबूझ के नहीं पढ़ा है, कंफ्यूज मत होना। तो मुझे इसका आंसर अब तक का मिल रहा है 0.031, एंड इसमें हम सीधा यहीं पे नीचे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, ये खाना जो है वो मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। आपको ये जो मैंने अभी प्रोबेबिलिटी ढूंढ के दिखाई है यहाँ पे लिख के बताया पूरा, वो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये सम जो है वो लास्ट लेक्चर में जितने हमने 2-3 एग्जाम्पल्स किए थे आगे, उसी का फॉर्मेट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, तो आप ये उस तरह से ही कर सकते हो। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि बेस थ्योरम है। ठीक है, तो वही अब हमें समझना है। बुक में आ जाते हैं अब वापस क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी इसी तरह से आपको कोई 3 मशीन या 2 मशीन से रिलेटेड चीज़ें दी जाए, उसमें से वो लोग ऐसे ही कहते हैं, देखो मैं पढ़ता हूँ अब आगे। ठीक है, तो उसमें बोला है एन आइटम इज टेकन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। लास्ट एग्जाम्पल्स जो भी किए थे उसमें बोला जाता था 2 balls आर टेकन फ्रॉम द बैग, या 3 balls आर टेकन फ्रॉम द बैग, या 2 persons आर सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिली एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, बोथ आर डिफेक्टिव, या 2 balls आर ब्लैक। ऐसा सीधा क्वेश्चन होता था। यानी यहाँ पे जो बोला इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, इसकी जगह पे होता था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, जो कि मैंने कर लिया। यहाँ पे परिवर्तन क्या है, चीज आपको डिफेक्टिव मिली हुई है, अब क्वेश्चन कुछ उल्टा है। ठीक है, यानी कि उन्होंने बोला हुआ है एन आइटम इज टेकन एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिल गई है, एंड क्वेश्चन अब जो आ रहा है वो कह रहे हैं वो लोग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। यानी यहाँ पे पूरा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। यानी प्रोडक्ट्स जो तीनों मशीन्स की थी प्रोडक्शन की, वो हमारे पास डेटा है, उसमें से डिफेक्टिव जो है उनका भी डेटा हमारे पास अलग अलग है, पूरा डेटा अवेलेबल है। और लास्ट में जब रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है और तब जाके उनको क्वेश्चन सूझ रहा है, सब मिक्सअप है, यूनिट्स मिक्स हुए हैं और उनमें से एक यूनिट चेक किया और आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, यानी जब ऐसी डिटेल हो तब क्या करना चाहिए, तो अब मैं उसकी बात करने वाला हूं। अब होने वाली है हमारी एंट्री ऑफ बेस थ्योरम। ठीक है, अभी मैं बुक में भी आपको ये डिस्कस करके समझाऊंगा ही। यानी अब ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, यहां तक का काम आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटीज है उनको लिखो, मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी, उन्होंने जो बोला है इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेनी है। सभी एग्जाम्पल में नोटेशन यही रहेगा। अब मैं क्या लिख रहा हूं वो सेंटेंस वापस, एन आइटम इज टेकन at random from the production and is found to be defective। ठीक है, यानी हमें प्रोडक्ट मिल गई और वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेडी है, मगर उनका क्वेश्चन है देन द प्रोबेबिलिटी, उल्टा क्वेश्चन, दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। यानी अब हमारे पास जो इवेंट है उसमें हमारे पास पहले क्या अवेलेबल हो गया, मैंने प्रोडक्ट निकाली है, मुझे प्रोडक्ट कैसी दिख रही है, डिफेक्टिव। यानी प्रोडक्ट डिफेक्टिव मुझे मिल रही है, यानी जो भी इवेंट पहले होती है वो नीचे लिखा जाता है। और क्वेश्चन है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। डिफेक्टिव चीज है कौन से मशीन में से, ए में से। ए वाले के लिए हमने नोटेशन क्या लिखा हुआ है, A1। अनफॉर्चुनेटली उधर क्वेश्चन में ऊपर उन्होंने नहीं लिखा है 3 मशीन ABC, मगर लास्ट में आंसर वक्त फाइनल लाइन में भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। ठीक है, तो वो मैंने ABC आगे इसीलिए पहले लिया था क्योंकि लास्ट में दिया गया है मशीन ए। यानी अब अगर आप देखते हो तो यहाँ पे था डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन A1, यहाँ पे क्या है, आइटम इज डिफेक्टिव एट फर्स्ट एंड आपको पूछा गया है प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। यानी घबराने की जरूरत नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पार्ट समझ लिया है, जब क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे जो भी लिखा है उसका उल्टा, आइदर फ्रॉम ए होगा तो ऊपर A1 आएगा, आइदर फ्रॉम B होगा तो ऊपर A2 आएगा, C होगा तो ऊपर A3 आएगा। इसके बाद
कुछ आपको चिंता नहीं करनी है, बेस थियरम जो है वो अप्लाई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं इस सम को सॉल्व करवाता हूँ। अब कैसे करना है, तो आई विल राइट इट एज, आपको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A1 एंड D दिया जाए तो क्या लिखना चाहिए, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय नीचे वाला हिस्सा। क्या आपके पास दोनों आंसर अवेलेबल है, P ऑफ D, यस, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन D ये रहा। अगर ना समझ में आए तो अगेन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, पहला लिखो इंटू डी बाई A1, और अगर आपको ये स्टेप नहीं लिखना है तो इट इज़ ओके, आप सीधा लिख सकते हो इसका आंसर। पहला हिस्सा यहीं से मिलेगा 0.006 डिवाइडेड बाय 0.031, और बुक के हिसाब से आंसर देखो तो वो आता है 6/31। सीधा ही कह सकते हैं कि अगर हमें इसका आंसर लिखना है हम तो डिवाइड करके लिखेंगे कैलकुलेटर से बाय 0.031, तो वो हमें मिल रहा है 0.1935। तो अब आप बोलोगे कि सम तो पूरा हो चुका, बेस थियरम कहाँ पे, ठीक है। तो बेस थियरम है, उसे कहा जाता है कभी कभी इनवर्स प्रोबेबिलिटी थियरम। इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, डिफेक्टिव आइटम्स फ्रॉम मशीन है। अब पूरा रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हो और पता नहीं सभी यूनिट साथ में पड़े हुए हैं एक डिब्बे में, बॉक्स में, और उसमें से आप कोई एक डिफेक्टिव एक यूनिट निकाल रहे हो सपोज, और बाद में वो डिफेक्टिव मिलता है। अब बॉक्स के अंदर सभी A B C सभी के मिले हुए प्रोडक्ट्स हैं, डिफेक्टिव का पूरा लॉट साथ में ही है उसमें, और मैंने निकाली एक प्रोडक्ट, और अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि चलो बताओ कि ये प्रोडक्ट मशीन में एक ही है डिफेक्टिव, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसी वजह से इसे इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, बिकॉज इट इज D बाय A1 हैज हैपेंड, और यहाँ पे है A1 व्हेन D हैज हैपेंड, ठीक है। तो बुक में आ जाओ सीधा पेज नंबर, तो पेज नंबर है हमारा 69, जिसमें बॉटम में दिया गया है इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल और बेस थियरम, ठीक है। तो खास याद रखना है, इसके अंदर क्वेश्चन में हमें बताया गया है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, व्हेन वी यूज इनवर्स प्रोबेबिलिटी थियरम। तो मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। द रूल ऑफ फाइंडिंग आउट इनवर्स प्रोबेबिलिटी वाज गिवन बाय ब्रिटिश मैथमेटिशियन बेस जी के नाम के ऊपर से, इसलिए बेस थियरम कहा जाता है। अंडरलाइन करना, दिस रूल इज यूज्ड टू मॉडिफाई प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द इवेंट, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंडरलाइन करना है, कंटिन्यू। दिस रूल इज जनरली यूज्ड व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, चीज़ों को हमने प्रोडक्शन हो रहा था 3 मशीन में, पता चल गया उसमें से डिफेक्टिव चीज़ें मिली, उसका भी आपने अलग अलग मशीन का डेटा कलेक्ट कर लिया कि पहले मशीन में डिफेक्टिव चीज़ें 3%, दूसरे में 2%, तीसरे में 5%। अब क्या करोगे, डिफेक्टिव चीज़ें निकल गई, बाहर निकाल दी, दैट्स ऑल। उसके बाद तो अब कुछ हमें करना नहीं होता, रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो वही चीज़ आगे हम कह रहे हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ यू वांट टू मॉडिफाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट रिलेटेड टू दैट। अब उन डिफेक्टिव चीज़ों में से जो भी 50-100 चीज़ें हैं, उसमें से अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट उठाऊँ, ठीक है, या प्रोडक्शन में से कोई एक उठाऊँ और मैं पूछूँ कि ये पहले मशीन में से है, दूसरे में से है, तीसरे में से, यानी वी वांट टू मॉडिफाई द इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, देन दिस बेस थियरम इज यूज्ड, ठीक है। तो यही मेन पार्ट रहता है। और अब आपको एग्जैक्ट रूल देखना है तो पीछे आ जाओ, इनवर्स प्रोबेबिलिटी थियरम या इनवर्स प्रोबेबिलिटी रूल या कहा जाता है बेस थियरम। स्टेटमेंट आपको लिखना है पीछे वाले पेज पे 70 पे दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्मेट जो मैंने सम में स्टार्टिंग में करवाया वैसा ही है। इफ इवेंट डी कैन हैपन विथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स A1 A2 A3 अप टू AN, जैसे हमने यहाँ पे 3 मशीन्स के बारे में बताया था, A1 A2 A3 एंड D था, वैसे ही यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN है। हमारे पास P ऑफ A1 P ऑफ A2 P ऑफ A3 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड इफ द प्रोबेबिलिटीज P ऑफ A1 P ऑफ A2 अप टू P ऑफ AN एंड ऑल्सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ D when A1 A2 एंड A3 आर हैपन, यहाँ पे वहाँ पे AN तक लिखा गया है, आर नोन, देन द इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट AI अंडर कंडीशन दैट इवेंट D हैज हैपन। यहाँ पे हमने खास कहा हुआ है, ये फिर से मैं अंडरलाइन करके समझाता हूँ। हमने यूनिट लिया और हमें प्रोडक्ट कैसी मिली, डिफेक्टिव, यानी डिफेक्टिव चीज़ अब अगर आपको पहले मिल रही है और पूछा जाए फ्रॉम मशीन A, यानी इसी वजह से इसे बोला जाता है इनवर्स प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उससे एग्जैक्टली क्या काम है, उल्टा, ठीक है। तो उसका स्टेटमेंट उन्होंने जनरल में समझाया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे A1 के लिए समझाया, A1 इंटरसेक्शन D अपॉन P ऑफ D,
वहाँ पे उसी तरह से जनरलाइजेशन में पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ओवरऑल इलुस्ट्रेशंस हैं, 2 इलुस्ट्रेशन और लास्ट में भी एक इलुस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम। स्टेटमेंट खास ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के अंदर कि एक्सप्लेन बेस थ्योरम, ठीक है। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट जनरल में लिखना पड़ेगा। मटेरियल कॉपी में भी है, मैंने अभी यहाँ पे रीड किया, पूरा लिख के मैं बोर्ड पे नहीं समझा रहा क्योंकि आप समझ सकते हो इजी पार्ट है। तो ये जो एग्जाम्पल था वो मैंने फुल डिटेल में समझा है। शॉर्ट में भी अगर हम करना चाहें तो ये सीधा टेबल हम लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से। ये सब एक्सप्लेन जो मैंने लास्ट आगे किया लिख के D/A1 D/A2 के लिए एक आध डिटेल समझा सकते हो, सीधा टेबल में लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये पहला सम था हमारा। अभी एक और हमें सम देखना है इसी टाइप का, बेस थ्योरम वाला। 2-3 सम अगर आप करते हो तो आपको पूरा फॉर्मेटिंग समझ में आएगा, मगर इसके लिए आपको पहले लेक्चर नंबर 7 को देखना 100% ज़रूरी है, ठीक है। इसके पहले वाला जो हमारा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 7 था वो आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर अगर वो नहीं देखा और अगर ये देख लिया है और उसको समझने का ट्राई करोगे देन ऑल्सो इट इज़ ओके, तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर से वो भी आपको पार्ट मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक सम को लेने के लिए। क्वेश्चन के अंदर अब हमें जाना है पेज नंबर 51 का बी जो है वो, उसमें देख लेते हैं। लास्ट एक आध लेक्चर में गलती से मैंने 51B लिख दिया था, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ गया था कि 51B करे तो कैसे करे, तो चिंता मत करो, आज हमारा वक्त आ चुका है, ठीक है, कि हम 51 का B करेंगे। तो इसके अंदर हमें जो दिया गया उसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ डॉक्टर परीख, डॉक्टर हाथी एंड डॉक्टर सिंह, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम आ चुकी है पूरी, तो उनके प्रिंसिपल सिलेक्ट होने के चांसेस है। तो सबसे पहले हम उनका नामकरण करेंगे जैसे हम आगे कर चुके हैं वैसे। कंसिडर A1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे डॉक्टर परीख इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। फिर A2 में हम लिखेंगे डॉक्टर हाथी इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। ये पूरा लिखना पड़ता है हमेशा। एंड सिमिलरली A3 का नामकरण हम कर रहे हैं कि डॉक्टर सिंह जो है इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, ठीक है। तो तीनों को प्रिंसिपल बनने के चांसेस उन्होंने दिए। और D क्या लेना है, तो सबसे पहले तो D में आपको बाद में बताया गया है if they are selected as principal the probability that attendance becomes compulsory, यानी D में हम लिखेंगे event attendance becomes compulsory, ठीक है। तो ये 4 इवेंट सबसे पहले आपको अज्यूम कर लेनी है, उसके बाद का काम नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटीज दी गई है तो सीधा हम टेबल में लिखेंगे द प्रोबेबिलिटीज दैट डॉक्टर परीख, डॉक्टर हाथी एंड डॉक्टर सिंह becomes principal are respectively 1/2, 1/3 and 1/6। उसके साथ साथ मैं दूसरी डिटेल भी दे देता हूं। एंड द प्रोबेबिलिटी that attendance becomes compulsory are 2/3, 1/2 and 2/3। यानी ये डेटा हमें दिया गया है। अब इसके हिसाब से हम सीधा टेबल बनाने वाले हैं। इस सम के अंदर मैं वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। उन्होंने P ऑफ A1 हमें दिया हुआ है विच इज़ 1/2, जिसे कह सकते हैं 0.5। P ऑफ A2 होगा जो दिया गया है 1/3, जिसे हम कहेंगे 0.3333। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 जिसे दिया गया है 1/6, जिसे हम लिखेंगे 1667। एंड उसके बाद जो अटेंडेंस वाला पार्ट है वो भी हमारे पास अवेलेबल है
वो प्रोबेबिलिटीज़ भी है, पॉइंट्स में अगर ना कन्वर्ट करो तो भी चलता है। 2/3 इसे अभी हम कन्वर्ट करेंगे 1/2 एंड 2/3, ठीक है। सॉरी, पहले में उन्होंने बताया दिया है हमें 3/4, सो 3/4 1/2 एंड 2/3, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपली। सो 3/4 है, उसे हम कह सकते हैं 0.75, 1/2 है 0.5 कहेंगे इसे हम, एंड 2/3 जो है 2/3 उसे हम कहेंगे 0.6666, यानी लिख सकते हैं 4 डिजिट में लिखने का 67, और सीधा इनका प्रोडक्ट हमें करना है। इसमें मैं वो P ऑफ D लिख के नहीं बताऊंगा क्योंकि वो तो हमारे पुराने मेथड का पार्ट था, यानी 0.5 इंटू 0.75 अगर करते हैं हम तो वो हमें मिलेगा 0.375। दूसरा जो पार्ट है 0.3333 इंटू अगर मैं करूं 0.5 तो मिलेगा मुझे, तो थोड़ा सा काम ध्यान से करना है, 0.166665 है तो मैं उसे 1666 लिख देता हूं, आ जाएगा इजीली। एंड उसके बाद जो है नेक्स्ट 0.6667 इंटू मैं कर रहा हूं 0.1667 तो वो मुझे मिलेगा 0.1111। सो 0.1111, और इन सभी का सीधा टोटल करेंगे जैसे मैंने लास्ट में समझाया था। यानी अब ये जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो प्रोबेबिलिटी मिलेगी दैट अटेंडेंस बिकम्स कंपलसरी, तो चारों को प्लस कर लेते हैं, 0.375, 0.1666 प्लस 0.1111। अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं उसी तरह से डिवाइड किए बिना तो इनका 1/2 3/2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में जो हमने P ऑफ D ढूंढ के दिखाया था वो आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सीधा टेबल में कर सकते हो। अब क्वेश्चन में जो है वो लिखा है उस तरह से लिखना है, इफ दे आर सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, यानी पहले वो प्रिंसिपल है, दे आर सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, पहले ये डिटेल दी गई है, एंड सॉरी यहाँ पे उनका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा नीचे जाना है, वो लाइन तो हमने लिखी हुई है, इफ इट इज गिवन दैट अटेंडेंस बिकेम कंपल्सरी, अटेंडेंस पहले कंपल्सरी बनाई जाए, देन द प्रोबेबिलिटी, आपको लास्ट लाइन ही लिखनी है क्वेश्चन की, प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर परीख इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल। उल्टा पूछा है तो आपका काम एकदम इजी होगा, डॉक्टर परीख प्रिंसिपल सिलेक्ट हुए हैं, यानी अब अटेंडेंस पहले कंपलसरी है, यानी डी नीचे आएगा, और परीख जी को हमने नाम दिया हुआ है ए, अगेन P ऑफ A1 व्हेन D हैज हैपेंड, सो सिंपली P ऑफ A1 इंटरसेक्शन D अपॉन P ऑफ D। अब आपको मैंने समझाया लास्ट एग्जांपल में A1 इंटरसेक्शन D यानी 0.375 होता है, एंड P ऑफ D जिसे हम कह सकते हैं 0.6527, और इसका जब हम रेशियो निकालते हैं 0.375 अपॉन 0.6527 तो वो हमें मिलेगा 0.5745। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए यानी कि प्रिंसिपल बन रहे हमारे डॉक्टर परीख जी, उसकी ये होगी प्रोबेबिलिटी। बुक के अंदर आप देख सकते हो 0.57 आंसर उन्होंने दिया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सम नंबर 43, जो भी आगे हमने देखा है वैसा ही सम है ये भी, जिसके अंदर हमें दिया गया है अ प्रिंसिपल इज टू बी चोजन फ्रॉम 3 पर्सन्स ए बी एंड सी, देयर चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर इन द प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा नया पार्ट है, प्रोपोर्शन दिया है प्रोबेबिलिटी की जगह पे, तो वो हमें समझना है, ठीक है। सो हियर इट इज गिवन दैट, सबसे पहले हमें मेंशन करना है, हियर इट इज गिवन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, दिए गए प्रोपोर्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सन्स ए बी एंड सी एज प्रिंसिपल आर रिस्पेक्टिवली 5:2:3। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हम मेंशन करेंगे, ढूंढेंगे, कंसिडर करना पड़ेगा हमें। सो कंसिडर करेंगे हम, नामकरण जरूर करेंगे यहाँ पे, कंसिडर A1 इज इक्वल टू
पर्सन ए इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, सिमिलरली हम A2 लिखेंगे, ये फॉर्मेट कंटिन्यू रहता है उसी हिसाब से जैसे हम आगे के सम कर चुके हैं, इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, ठीक है। एंड सिमिलरली A3 हम कहते हैं कि पर्सन C इज सिलेक्टेड एज अ प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये हमारा अजम्पशन है, क्योंकि हमें नोटेशन यूनिफॉर्म रखना है, सभी फॉर्मेट के लिए सेम ही रखना है हमें नोटेशन को, इस वजह से ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो डी लेना है वो क्या लेना है, उसके बाद आपको डिटेल पढ़नी होती है, प्रोबेबिलिटीज दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल बी एनकरेज्ड। ये जो डेटा दिया जाए उसे हम डी कहेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल बी एनकरेज्ड, यानी ये एनकरेज होगी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो ये डी कह रहे हैं हम। अब हम जो प्रोपोर्शन के हिसाब से कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी, उसको प्रोबेबिलिटी में हम कन्वर्ट करेंगे और बाकी को डायरेक्टली मैं लिखवाने वाला हूं। प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन ए इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, जिस इवेंट का नाम हमने दिया हुआ है A1, तो उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब याद क्या रखना है, प्रोपोर्शन में 5:2:3 है, तो A के लिए 5 पार्ट दिया है, तो 5/5 + 2 + 3, यानी 5 + 2 7, 7 + 3, यानी 5/10, यानी क्या होगा 0.5, ठीक है। सिमिलरली हम बाकी के लिए भी सीधा लिख देंगे, यानी P ऑफ A2, अगर आपको समझना है तो आप लिख सकते हो 2/5 + 2 + 3, यानी इट इज़ 2/10, यानी कि 0.2, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हो 2 भी चलेगा, इट इज़ ओके। एंड P ऑफ A3 जो है वो हो जाएगा हमारा लास्ट प्रोपोर्शन का हिस्सा, 3/10, यानी कि 0.3। तो अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज़ है 3 हिस्सों की, वो प्रोबेबिलिटीज़ हमारी आंखों के सामने रेडी हो जाती है, उसके बाद का काम हमारा वही पुराना रहता है जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, ठीक है। यानी अब नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो हमने नामकरण में डी नाम दिया हुआ है, इधर डी इवेंट हमने किसे दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विल बी एनकरेज्ड, उसे हमने डी नाम दिया हुआ है। एंड उसकी प्रोबेबिलिटी श्योरली एंड प्योरली हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सेंटेंस अगर लिख देते हैं, ठीक है, द प्रोबेबिलिटीज दैट द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये मैं सेंटेंस मेंशन करना है, स्पोर्ट एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड बाय पर्सन्स A, B एंड C आर, वो प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/3 एंड 1/5, ठीक है। तब ये कंबाइंड अगर हम बात करें तो ये सभी चीज़ों को हम तीनों पार्ट को टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने वाले हम। सो हमारा टेबल बनेगा जो हमने लास्ट ऑलमोस्ट दोनों एग्जाम्पल्स में यही काम तो किया ही है। सो P ऑफ A1 विच इज़ 0.5, ठीक है, P ऑफ A2 है विच इज़ 0.2 एंड P ऑफ A3 है जो कि है 0.3। अब हमें करना क्या है, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हमें दी गई है उसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A1 हैज हैपेंड 1/2, जिसे आप लिख सकते हो 0.5, D व्हेन A2 हैज हैपेंड उसे हम लिख सकते हैं 1/3, यानी 0.3333, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A3 हैज हैपेंड अगर उसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1/5, यानी 0.2, ठीक है। तो 3 प्रोबेबिलिटीज जो है उनके हिस्से हमारे पास रेडी है और हमें पता है हमें P ऑफ D चाहिए होता है लास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं अब। सो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज P ऑफ A1 इंटू P ऑफ D व्हेन A1 हैज हैपेंड, तो वो पार्ट हम लिखेंगे। सिमिलरली A2 D व्हेन A2 हैज हैपेंड, एंड सिमिलरली द लास्ट पार्ट P ऑफ A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ D व्हेन A3 हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये पार्ट कन्वर्ट करेंगे और इनको कंबाइन करेंगे, तब हमें मिलता है हमारा प्रोबेबिलिटी व्हेन D हैज हैपेंड, यानी P ऑफ D, जो कि हम आगे वाले सेक्शन में कह चुके हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। चलो मल्टीप्लिकेशन का काम कर लेते हैं। नाउ यूजिंग कैलकुलेटर फ्रॉम मोबाइल, नो प्रॉब्लम। 0.5 इंटू 0.5, सो 0.25 मिल रहा है हमारे पहला आंसर। देन 0.2 दिया गया है, 0.2 इंटू 0.3333, जो कि है 0.0666, 4 डिजिट ले रहे हम। एंड सिमिलरली 0.2 इंटू 0.3 करते हैं तो 0.06 मिल रहा है। सभी को प्लस करेंगे, प्लस 0.0666 प्लस 0.25,
सो 3766, ठीक है, 0.3766 इज द आंसर। तो जो एक्टिविटीज़ के बारे में बात की जा रही है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ विल बी एनकरेज्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.3766, यानी कोई भी प्रिंसिपल बने, ए बने, बी बने या सी बने, चांसेस ऑफ सिलेक्शन दैट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विल बी एनकरेज्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। वो हमें मिल रहा है 37.66%, ऑलमोस्ट 38% चांसेस है बच्चों के लिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो एनकरेज होगी, ठीक है। अब जानते हैं आगे क्या कहा गया है। इट इज नोन दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड इफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आर एनकरेज्ड देन, यानी पहले आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी एनकरेज कर रहे हैं, यही तो रीजन है कि हम इसे कहते हैं इनवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। देन द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले पुराने प्रिंसिपल ने जाने से पहले कह दिया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अब से लेके हर पार्ट तक कंपलसरी रहेगी, एनकरेज होगी, और बाद में फिर प्रिंसिपल का सिलेक्शन हो तो वही पार्ट है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन सी इज सिलेक्टेड एज प्रिंसिपल, ठीक है। सो आपको एग्जाम में तो यही पार्ट लिखना है। पहला सा मैंने डिटेल में सब कुछ लिख के समझाया, उतना नहीं लिखोगे चलेगा, इस तरह से आप नॉर्मल पार्ट लिखते हो तो इट इज ओके। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन सी यानी तीसरी इवेंट है A3 व्हेन D हैज हैपेंड, ठीक है, उल्टा पार्ट आएगा। जो इवेंट पहले होती है वो नीचे लिखी जाती है, ऊपर वाली इवेंट, बाद वाली इवेंट ऊपर लिखी जाती है, यानी वी शुड राइट इट एज A3 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय P ऑफ D, और इसकी वैल्यू हमारे पास है A3 इंटरसेक्शन D यानी लास्ट हिस्सा 0.06 अपॉन 0.3766। तो अल्टीमेटली अगर हमारा लास्ट आंसर कहे तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके हम ढूंढ सकते हैं 0.06 डिवाइडेड बाय 0.3766, तो वो आंसर मिल रहा है 0.1593, ठीक है। और अगर बुक का आंसर ऑब्जर्व करते हैं तो बुक में भी उन्होंने हमें जो आंसर दिया है वो होगा 15923,929 अप्रॉक्सीमेटली 1593, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। बेस थ्योरम में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, आप देख ही रहे हो कि पूछे भी गए कई बार, ठीक है। ऐसे और ऑलमोस्ट एक दो और एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हैप्पी एंडिंग ऑफ द सिलेबस होने वाला है और आप तैयार हो जाओगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं होमवर्क के लिए। आपको जो सम दिए जा रहे हैं उसमें एक सम जो हमने आगे किया है वैसा ही सम है, जैसे कि 44 किया, उसी की छोटी कार्बन कॉपी, यानी कि वो है हमारा सम नंबर 52 का ई, ठीक है, जिसमें 2 मशीन्स का डेटा दिया है, 3 मशीन्स नहीं है, ठीक है। एंड अभी अभी जो हमने ऑब्जर्व किया प्रोपोर्शन वाला सम, वैसा ही हमारे पास सम है 53 का ई, ठीक है। 2 सम आपको करने हैं आज के लेक्चर के होमवर्क में, 52 का ई एंड 53 का ई, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 ऑफ सेमेस्टर 3, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.